Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed second year classes and your subject is knowledge and curriculum. जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे अपनी क्लासेस का, तो आपकी क्लासेस जो हैं वो कल से यानी कि 1 जुलाई से है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए गाइज विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ठीक है, आज की आपकी क्लास जो है वो 8th क्लास होने वाली, जो कि आपके नए पैटर्न यानी कह सकते हैं MCQ पैटर्न या बहुविकल्पित पैटर्न पे सारी की सारी क्लासेस आपकी रहने वाली। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट वीडियो हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, और इसी के साथ साथ आप सभी को मालूम था लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकेंड यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी 7 क्लासेस में कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड यूनिट आपकी आज से आपकी स्टार्ट है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लास्ट वीडियो थी, ठीक है, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसका क्या आंसर आपका है। ठीक है, तो लास्ट जो आपका क्वेश्चन था उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, उसके आने फिर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको कमेंट में इसलिए देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं और फिर चीज़ों को करें, ताकि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आए, एक बार खुद से भी उस चीज़ पे फोकस किया जाए। तो यहाँ पे बात करी गई थी क्या, निरौपचारिक, एक सेकेंड थोड़ा सा पेन ले लेते हैं और उसके बाद में चीज़ों पे बात करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे बात करेंगे निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, निरौपचारिक शिक्षा जो है आपकी वो चेतनशील प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अब आपकी सेकेंड यूनिट जो है वो आपकी स्टार्ट होगी यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोग अच्छे से देख रहे होंगे। और बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी किसी भी तरीके की हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कह सकता हूँ ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, यानी पिछले 2-3 साल से लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो करिकुलम शब्द है यानी कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई, यानी कि कौन से वर्ड से हुई है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्यूरे, सेकेंड है क्यूरेट्स, थर्ड है क्यूरेट और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा क्यूरेर, यानी कि ऑप्शन सी, यानी क्यूरेट शब्द से करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है। बाकी आप सभी को मालूम है कि आपके एग्जाम के कुछ टाइम पहले जो मैं सीरीज़ लेकर आता हूँ, सीरीज़ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो सीरीज़ आप सभी को लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए ही दी जाती है, यानी कह सकते हैं जिसको रैपिड रिवीजन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम से एटलीस्ट 1 वीक पहले दी जाएगी, यानी जब आपकी डेट शीट आती है तब से आपकी रैपिड रिवीजन शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, जिसमें बात करेंगे पाठ्यक्रम का आधार होता है। ये 16, 17, 18 कंटिन्यू बेस पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जितने भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। तो पाठ्यक्रम का आधार होता है, पहले ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें बात करी गई है दार्शनिक विचारधाराएं, सेकेंड में बात करी शिक्षा की प्रवृत्तियाँ, थर्ड की बात करी ए और बी दोनों, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी कि पाठ्यक्रम का आधार जो है वो आपका दार्शनिक विचारधारा भी होती है, शिक्षा की प्रवृत्तियां भी होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें ठीक है। लास्ट वीडियो में आप ही लोगों में से किसी एक ने कमेंट किया था मेरे पास कि सर जो क्वेश्चन है वो जो है वो सही से दिख नहीं रहे हैं। इसी वजह से आज की क्लास में मैं काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस करके लेकर आया, यानी कि फॉन्ट जो है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर रखा है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आप लोग इशू बता रहे थे वो आप लोग थोड़ा सा पिक्सल जो बढ़ा लेंगे, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि 240 पे भी आपका क्वेश्चन जो होते हैं वो आराम से आपको विजुअल होते हैं, यानी कि आपका डाटा भी कम खत्म होता है। इस तरीके से मैं सारी की सारी वीडियो अपलोड करता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे गाँव वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा इस चीज़ का इशू रहता है, नेट वगैरह का, ये डाटा का, इस वजह से। तो आज मैंने उस प्रॉब्लम को भी आपकी सॉल्व कर दी है। बाकी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो अगर 1% वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन काफी ज्यादा घुमाए जाते हैं, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ये तो है, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम ये भी है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और कोर पाठ्यक्रम। तो ध्यान रखिएगा कौन सा पाठ्यक्रम प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 की, इसमें बात करी गई है निम्नलिखित में से कौन सी पाठचर्या का मुख्य उपागम नहीं है। यहाँ पे पूछा गया मुख्य उपागम नहीं है, ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेगी कौन सा पाठ्यक्रम को मुख्य उपागम नहीं है। आर्थिक नहीं है, दार्शनिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है या सामाजिक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आर्थिक जो है वो आपका पाठ्यक्रम या आप कह सकता हूँ पाठचर्या का मुख्य उपागम नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो उसमें हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन 5 भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में भी आपका पूछा जा चुका है। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है, यानी कि ये जो नहीं वाले शब्द होते हैं ना, ये क्वेश्चन को या क्वेश्चन की लैंग्वेज को कंफ्यूज करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार कौन सा नहीं है ये पूछा गया। तो आर्थिक, दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा क्या, आर्थिक। एक सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम है क्या? दोनों क्वेश्चन कह सकता हूँ काफी हद तक सेम है, मतलब यहाँ पे देखिएगा दोनों क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बस चेंज करी गई थी, बाकी जो उसका अर्थ या मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का मुख्य उपागम नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। ध्यान रखिएगा आर्थिक नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, दार्शनिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, सामाजिक भी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बात करेंगे शिक्षा कितने प्रकार की मानी जाती है, यानी कि जो एजुकेशन है वो आपकी कितने प्रकार की मानी जाती है, ये हमसे पूछा आ रहा है। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या कई प्रकार की। तो ध्यान रखिएगा एजुकेशन जो है वो आपकी 2 प्रकार की है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे पूछा गया है, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, मैं एक बार देख लूँ सारी चीज़ें ठीक है, आपको विजुअल हो रही है। ओके, पाठचर्या का विकास हुआ है तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। यानी पाठचर्या का विकास हुआ है तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये पूछा गया है। 12वीं शताब्दी, प्राचीन समय से, या 20वीं शताब्दी से, या कभी नहीं। ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है आपका 20वीं शताब्दी से हो जाएगा। यानी पाठचर्या का विकास, शिक्षा के लक्ष्य को अधिक महत्व 20वीं शताब्दी से दिया जाना शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बात करी गई है किसने कहा है, एक ही मात्रा कर लीजिएगा, ठीक है। किसने कहा है उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है, ठीक है। ये जो कथन है ये किसने कहा है, ये हमसे पूछा गया रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कथन आपका महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने क्या कहा है, उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये बिल्कुल आपका जैसे तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 9th का। तो 9th में हमसे क्या पूछा गया है, 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है करिकुलम, यानी कि करिकुलम शब्द है, ये जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है, लैटिन भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मोस्टली या कह सकता हूँ कि 95% तक जो शब्द हैं वो आपकी लैटिन भाषा के ही होते हैं, ठीक है। तो करिकुलम शब्द तो आपका लैटिन भाषा का ही शब्द है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन पे। शिक्षा के उद्देश्य, अब यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें बात करिए सदैव एक से रहते हैं, ठीक है। दूसरा बदलते रहते हैं, उप दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पूछा गया शिक्षा का उद्देश्य जो है वो कैसे है, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है समय समय पर बदलता रहता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझना चाहे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप छोटे थे
तब आपका सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि आपको लिखना पढ़ना आ जाए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तब थोड़ा सा और अपडेट किया चीज़ों को, ठीक है, कि अब क्या करना है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ठीक है। नॉलेज बढ़ाने के बाद फिर जब 12th हो जाता है उसका क्या करना है, आपको आपकी जीविका चलाने के लिए आपको कुछ ऐसा काम करना है, जो भी चीज़ें करनी है, ठीक है। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर आप अपना पैशन फॉलो करना शुरू करते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि वो काम करना शुरू करें। तो वही यहाँ पे पूछा गया है शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो वही कहा शिक्षा के उद्देश्य जो है समय समय पर बदलते रहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन बेस्ट रहेगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बात करेंगे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी कि जो आपका करिकुलम है वो किस तरीके का होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहा गया शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, जिस तरीके से एजुकेशन उस तरीके का, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, ठीक है। और सी में कहा गया समाज एवं परिवेश के अनुरूप, और ऑप्शन डी में कहा गया उपरोक्त सभी के अनुरूप। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पाठ्यक्रम जो है आपका शिक्षा व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, समाज एवं परिवेश के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें बात करी गई है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा हमें इस तरीके के इजी क्वेश्चन देके और यहाँ फंसा जाता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शिक्षा को आर्थिक स्थिति, यानी कि शिक्षा की आर्थिक स्थिति की गली, शिक्षा की आर्थिक स्थिति या अभिभावक या विद्यालय या शिक्षक, तो किसके द्वारा संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा की आर्थिक स्थिति के द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो इसमें से आएगा क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। जब तक आपके पास कुछ मुद्रा या कुछ धन नहीं होगा तब तक आप एजुकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तब भी आपको कुछ फीस तो पे ही करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे कहा गया है शिक्षा की आर्थिक स्थिति। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें बात करी गई है, क्वेश्चन 12th की तो हमने बात करी थी, अभी 13th क्वेश्चन को देखते हैं। 13th क्वेश्चन में 13th प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है। ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है। कौन सा स्रोत जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। नेता, समाज, विज्ञान या ज्ञान। तो राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा नेता। तो नेता कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ठीक है। बाकी समाज और विज्ञान, ज्ञान, ये सारे के सारे पाठ्यक्रम निर्माण के स्रोत हैं, बाकी नेता नहीं होगा, ठीक है। ये तो आराम से समझ में आ गया होगा आपको। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये मुझे पूछा गया है। छात्र केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, छात्र केंद्रित हमेशा आपका पाठ्यक्रम होता है, यानी कि जो बच्चा है बच्चे के अकॉर्डिंग ही तो आप पढ़ाएंगे। अभी तो है कि बच्चा LKG क्लास में और आप 2nd क्लास को पढ़ा दीजिए, पहले आप उस बच्चे को कह सकते हैं कि हिंदी लिखना सिखाएंगे, इंग्लिश लिखना सिखाएंगे, फिर इंग्लिश और हिंदी पढ़ना सिखाएंगे, तभी तो वही बात करेंगे यहाँ पे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। छोटा बच्चा है जिसने अभी एडमिशन लिया तो उसको उठना, बैठना, बोलना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जब वो चीज़ आएगी तब उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया जाएगा। तो वही बात करिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो छात्र के केंद्रित या छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी जिस तरीके का छात्र है उस तरीके का होना चाहिए। ओके, 15th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस 15th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 15th क्वेश्चन पूछा गया पाठ्यक्रम विकास का आयाम है, अनुभव आयाम है, अनुदेशन आयाम है, या पाठ्य वस्तु आयाम, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम विकास का आयाम जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे आपके हो जाएंगे। यानी अनुभव आयाम भी होता है, अनुदेशन आयाम भी, और पाठ्य वस्तु आयाम भी होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 16th की। 16th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, ठीक लग रहा है वैसे ये। अध्यापक का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग और साधनों की पर्याप्तता। तो यहाँ पूछा गया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अध्यापक की रुचि का कोई ध्यान नहीं, यानी कि सिद्धांत की बात करिए तो इसमें ये सिद्धांत नहीं आता आपका। अध्यापकों का मार्गदर्शन ये होता है, छात्रों का सहयोग ये भी होता है, साधनों का पर्याप्तता ये भी होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17th क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 17th में हमसे पूछा गया है किस दार्शनिक
आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? यानी किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित होता है? ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी प्राकृतवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद और ऑप्शन डी प्रयोजनवाद। तो ध्यान रखिएगा प्राकृतवाद यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दार्शनिक आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, तो किसके? प्राकृतिकवाद के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन 18 में हमसे क्या पूछा गया? इसी के साथ गाइस आप सभी को बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपका बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है। जिन कैंडिडेट्स को ज़रूरत है, नीड है, वो बैच को परचेज कर सकते हैं। अभी आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 25% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और सभी को मालूम है टीचर बैच की क्या क्या खासियत हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ ही साथ डाउट सेशन भी आपको मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है 2000 या कहता हूँ 1999 से घटा के सिर्फ 1499 कर दी गई है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट लेना चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने शामिल किया वो आपका रैपिड रिवीजन शामिल किया है, जहाँ से जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ है जिसमें से आपके आराम से 70 to 75 क्वेश्चन मान के चलिए फंस जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए जिन कैंडिडेट्स को ज़रूरत है, जिन कैंडिडेट्स को नीड है, वो आराम से इस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो आपके पास नहीं आएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तो पूछा गया हमसे क्या? निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? यानी कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जा सकता, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। ठीक है, चलिए वीडियो आ गई अपनी, थोड़ा सा इशू हुआ था बट ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे क्या? क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। इसमें बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञानी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? तो बाल कल्याण तो ये तो होता ही है, मनोविश्लेषण ये भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ये भी ठीक है, शिक्षा दर्शन। तो 18 का जो राइट आंसर है आपका वो आपका हो जाएगा शिक्षा दर्शन, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया है और शिक्षा दर्शन को नहीं किया है, बाकी सारी चीज़ों को किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? ऑप्शन ए में कहा गया बालक के जन्म से लेकर बाल अवस्था तक। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कहा गया बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, फोर्थ बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो राइट आंसर की जो अगर बात करता हूं तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की बात करें, यानी कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो कब तक किया जाता है? तो बालक के जन्म के पूर्व, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, यानी कि जब शिशु जो है माँ के पेट में होता है, वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करके हम किशोरावस्था तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बात करी गई है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है किस लिए है? समय सारणी बनाने के लिए, बिल्कुल बात ठीक है। परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने के लिए, ये भी ठीक है। शिक्षण विधि में के सुधार में, यानी कि शिक्षण विधि के सुधार में, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है तो इन सभी चीज़ों के लिए उपयोगी, समय सारणी बनाने के लिए, परीक्षा प्रश्न बनाने के लिए और शिक्षण विधि के सुधार के लिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन 21 में हमसे क्या पूछा गया है? किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? यानी कि किस विद्वान, यानी किस मनोवैज्ञानिक या किस व्यक्ति ने ये कथन कहा, ये पूछा गया। यह कथन जो किसका है? किस विद्वान ने मनुष्य के
निहित पूर्णता की अभिव्यक्ता को ही शिक्षा माना है। महात्मा गांधी ने नहीं, J.S. मिल ने नहीं, विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद इनका पूरा नाम है, ठीक है, और टीचर ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त को ही शिक्षा माना है किसने? स्वामी विवेकानंद, इनका पूरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है, शिक्षा से मेरे अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्त अंश की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कथन है, ये किसका कथन है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षा से मेरे अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्त अंश की अभिव्यक्ता है। तो यह कथन जो है वो गांधी द्वारा कहा गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी लीजिए, आप यहाँ पे नॉन ऑफ दिस कर दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। बाकी ड्यूबी या कोई सा भी ले सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, ये कथन जो है आपका किसका है? गांधी जी का हो जाएगा, ओके। तो शिक्षा से मेरे अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्त अंश की अभिव्यक्ति है, ओके। 23rd की बात कर लेते हैं। तो 23rd में हमसे क्या पूछा गया है? शिक्षण मनोविज्ञान का, या शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है किंडरगार्टन पद्धति, ऑप्शन बी में मॉन्टेसरी पद्धति, ऑप्शन सी में खेल पद्धति, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण मनोविज्ञान जो है इन सभी पर आधारित है। किंडरगार्टन पद्धति पे भी है, मॉन्टेसरी पद्धति पे भी है, और खेल पद्धति पे भी है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 24th की बात कर लेते हैं। 24th में हमसे क्या पूछा गया है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई, यानी मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला जो है कौन से सन में और कौन से देश में स्थापित हुई, या कहाँ स्थापित हुई? तो ध्यान रखिएगा, 1879 में जर्मनी में स्थापित हुई थी इसकी मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 25th की। 25th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किसकी एक शाखा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में शिक्षा की, ऑप्शन बी में मनोविज्ञान की, और ऑप्शन सी में संख्या शास्त्र की, ऑप्शन डी में मानव शास्त्र की। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करके देना है। और इसी के साथ गाइस आज के 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी शेयर कर दीजिएगा, और कोई डाउट या कोई क्वेरी बस्ती कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आइए फॉलो कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अपने अदर यूट्यूब चैनल हैं जिनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।